नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने केंद्र राज्यों के बीच में विधायी और प्रशासनिक संबंधों के विधायी और प्रशासनिक जो संबंध हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। केंद्र संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच केवल विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन नहीं होता, अपितु वित्तीय स्रोतों को भी बंटवारा होता है। तो आज अपन भारतीय संघ के केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। वित्तीय स्रोतों के विभाजन के लिए राज्यों के बीच मतभेद और तनाव उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। यह समस्या उतनी ही पुरानी है जितनी कि संघात्मक शासन प्रणाली, और यह विश्व की अधिकांश संघ व्यवस्थाओं के संकटग्रस्त करती रही है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या क्या हैं? केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के आधारभूत सिद्धांत हैं कार्य क्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता। इन तीनों उद्देश्यों की एक साथ ही प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, अतः भारतीय संविधान में समझौते की चेष्टा की गई। संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का निरूपण इस प्रकार किया। पहला है कर निर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। पहला क्या है? कर निर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं हैं? दो। प्रथम क्या है? संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया। पहला क्या है? संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है। और दूसरा क्या है? करों से प्राप्त आय का बंटवारा होता है। दूसरा क्या है? करों से प्राप्त आय का बंटवारा। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेलें, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि। और राज्यों के राजस्व स्रोत से प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं और नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर और वाहनों पर चूंगी कर आदि। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्क के उदाहरण इस प्रकार हैं। बिल विनियमों, प्रोमिसरी नोटों, हुंडियों, चेकों आदि पर मुद्रांक शुल्क और दवा, मादक द्रव्य पर कर, शोक श्रृंगार की चीजों पर कर तथा उत्पादन कर। तो संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों के उदाहरण कौन कौन से हैं? कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के संपत्ति शुल्क जैसे रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले जाने वाले मालवाहक यात्रियों पर सीमांत कर, रेल भाड़ों तथा वस्तु भाड़ों पर, शेयर बाजार तथा सट्टा बाजार के आदान प्रदान पर मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उनमें प्रकाशित किए गए विज्ञापनों पर और समाचार पत्रों के अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के माल के क्रय विक्रय पर कर। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किए जाते हैं, पर उनका विभाजन संघ तथा राज्यों के बीच होता है। आयकर का विभाजन संघीय भूभागों के लिए निर्धारित निधि तथा संघीय खर्चे को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। आयकर के अतिरिक्त औषधियों, शोक श्रृंगार संबंधित चीजों के अतिरिक्त अन्य चीजों पर कर लगाया गया उत्पाद शुल्क इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाला अनुदान। संविधान के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों को 4 तरह से सहायक अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। पहला क्या है? पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमें कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा को दे दिया जाता है। दूसरा, जो बाढ़ग्रस्त, भूकंप व अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों से पीड़ितों की सहायता के लिए भी केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। और तीसरा, जनजाति व कबीलों की
उन्नति व उनके कल्याण की योजनाओं के लिए भी सहायक अनुदान दिया जाता है। और चौथा, राज्यों की आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता कर सकता है। और तीसरा है ऋण लेने संबंधी उपबंध। संविधान केंद्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है, परंतु वे विदेशों से उधार नहीं ले सकते। यदि किसी राज्य सरकार पर संघ सरकार का कोई कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार अन्य कर्ज संघ सरकार की अनुमति से ही ले सकती है। इस प्रकार का कर्ज लेते समय संघ सरकार किसी भी प्रकार की शर्त लगा सकती है, ऋण भी ले सकते हैं राज्य। करों की विभुक्ति। राज्यों तथा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे। भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकते हैं। इस तरह के शुल्क लगाने के लिए राज्यों को संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार संघ सरकार भी राज्य की संपत्ति और आय पर कर नहीं लगा सकती, और इसी तरह से संघ सरकार भी क्या है, राज्य की संपत्ति और आयकर नहीं लगा सकती। पांचवा है भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उसके निष्पक्ष रूप से जांच करता है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से ही भारतीय संसद द्वारा राज्यों की आय पर अपना नियंत्रण रखती है। राज्यों की आय पर नियंत्रण किसके माध्यम से रखती है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के माध्यम से। और वित्तीय संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक ही सीमित रहती है। वित्तीय संकट के प्रवर्तन काल में राष्ट्रपति को संविधान की उन सभी प्रावधानों को स्थिर करने का अधिकार है जो सहायता, अनुदान अथवा संघ के करों की आय में भाग बांटने से संबंधित हो। केंद्र सरकार वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश भी दे सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संघवाद की सामान्य प्रवृत्ति अर्थात केंद्रीयता के अनुकूल ही इन उपबंधों की योजना हुई है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा वित्तीय क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली है। अब आजकल एक क्या है, जीएसटी क्या चला है? जीएसटी, जिसको कहते हैं माल एवं सेवा कर। संविधान के 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया। स्वतंत्रता के बाद ये किया गया सबसे बड़ा सुधार है। जीएसटी माल एवं सेवा कर के प्रावधान उपबंध केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन करके संविधान के अनुच्छेद 268, 269, 270, 271, 279 और 286 में यथास्थान संशोधन कर कतिपय उपबंधों को निरस्त किया गया तथा कुछ नए उपबंध जोड़े गए। माल एवं सेवा कर मोटे तौर पर से देश का आर्थिक एकीकरण है, एक नई सामान्य व्यवस्था लागू करता है। अतः तब देश में कई सारे करों की कर प्रणाली थी जिससे अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें थी। माल एवं सेवा कर के अंतर्गत कई करों को मिला करके एक कर बना दिया। हर जिस और सेवा में के लिए दर तय की गई जिससे देश भर में माल एवं सेवाओं का प्रवाह मुक्त हो जाएगा। माल एवं सेवा कर काउंसिल देश की पहली संघीय संस्था बन गई है जिसके निर्णय आम सहमति से लिया जाता है। तो ये थे वित्तीय संबंध। अब केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय संबंध है उनके जो तनाव, कुछ क्षेत्रों में तनाव रहा, तो वित्तीय तथा योजना संबंधी विषय क्या रखे गए? सन 1967 में जो चौथे आम चुनाव थे उसके बाद भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच निम्नलिखित वित्तीय योजना संबंधी विषयों को लेकर विवाद उभरे। वो कौन कौन से थे? वित्तीय साधनों के वितरण पर प्रचलित व्यवस्था,
वर्तमान में वित्त आयोग और योजना आयोग द्वारा वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था से अधिकांश राज्य संतुष्ट नहीं है। प्रचलित व्यवस्था में करों से प्राप्त होने वाली आय का प्रधान भाग केंद्रीय कोष में जाता है। प्रधान भाग किस में जाता है? केंद्रीय कोष में जाता है। और अपने लोक कल्याण और जन विकास संबंधी दायित्वों की वृद्धि के बावजूद भी राज्यों की आय के स्रोत अत्यंत अल्प रखे गए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? राज्यों की योजनाओं की सफलता बहुत कुछ केंद्रीय अनुदान पर ही निर्भर हो गई। सन 1967 के बाद राज्यों की ये शिकायत रही कि केंद्र की सरकार उन राज्यों को अधिक मदद देती है जहां केंद्र के शासक दल की सरकारें हैं या मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध हैं। तो योजना आयोग के माध्यम से भी केंद्र राज्यों पर न केवल नियंत्रण रखता बल्कि भेदभाव भी बरतता है। इसके अतिरिक्त राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान एवं सहायता बहुत कम है और वह अपने बढ़ते हुए दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ हैं। राज्यों को दिए जाने वाले कतिपय अनुदान केंद्र सरकार की स्वविवेक शक्ति के अंतर्गत आते हैं और राज्यों को भार को बराबर एवं यह शिकायत रही है कि केंद्र सरकार इन अनुदानों का वितरण करते समय पक्षपातपूर्ण आचरण करती है। राज्यों की ऋणग्रस्तता। पिछले 71 वर्षों में राज्य हैं वो धीरे धीरे अधिकांश आधिकारिक रूप से वित्तीय साधनों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होते चले गए। गत लगभग 5 वर्षों में राज्यों की ऋणग्रस्तता में लगातार वृद्धि हुई और केंद्र के साथ राज्यों की ऋणग्रस्तता अब इस स्थिति में पहुंच गई कि ऋण अदायगी तथा ब्याज की रकम मिलकर नई केंद्रीय सहायता से अधिक हो जाती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि साधनों का वितरण विपरीत दिशा में हो जाता है। यह स्थिति परिपक्व संतुलित केंद्र राज्य संबंधों की दृष्टि से उचित नहीं है। तीसरा, वित्त आयोग की भूमिका। आलोचना का यह विषय भी है कि केंद्र से हस्तांतरित होने वाली राशि का केवल 1/3 भाग ही वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। कितना? केवल 1/3, जबकि 2/3 भाग वित्त आयोग के क्षेत्र से बाहर है। बंटवारे में की यह पद्धति मनमाने ढंग की है, चाहे यह बंटवारा योजना आयोग द्वारा ही क्यों ना किया जाता हो। आर्थिक आयोजन के संबंध में मतभेद। योजना आयोग की भूमिका को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में वृद्धि हुई। राज्यों की सामान्यतः यह शिकायत रही है कि योजना आयोग ने उनकी शक्तियों को आघात पहुंचाया। 1967 में राज्यों में केंद्रीय सरकार और योजना आयोग का विरोध करने की प्रवृत्ति उभर रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र व राज्यों की आय के स्रोत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यह भी मांग की जा रही है कि योजना आयोग के कार्यों को सीमित किया जाना चाहिए तथा जो अनुदान दिए जाएं वे सशर्त नहीं होने चाहिए। अनुदान कैसे नहीं होने चाहिए? सशर्त नहीं होने चाहिए। 5वां है अंतर्राज्यीय व्यापार। संविधान द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार के नियमन की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। अंतर्राज्यीय व्यापार की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार क्या करती है? राष्ट्रीय और राज्य हितों या राज्य विरोध विशेष के हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए कभी कभी हस्तक्षेप करती है। इस केंद्रीय हस्तक्षेप से कुछ राज्य नाराज होते हैं और केंद्र राज्यों में मतभेद उभरता है। इसका उदाहरण के लिए खाद्य नीति को लिया जा सकता है। राज्य सूची का विषय है और केंद्रीय हस्तक्षेप के प्रति पंजाब ने लगातार अपनी नाराजगी प्रकट की। वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280, संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 280 में यह बंद किया गया कि संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर अथवा उससे पूर्व यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा यह वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे, जिसमें एक सभापति तथा 4 अन्य सदस्य होंगे। इस आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य करों के विभाजन, भारत की संचित निधि में से राज्यों को अनुदान देने, वित्त के स्थायित्व तथा राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए विषयों से संबंध में सिफारिश करेंगे। तो छठे वित्त आयोग के 12वें वित्त आयोग 1974 से 2014 और राज्यों की वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार के प्रयत्न किए गए। 1967 में
अपने लिए अधिक वित्तीय साधनों की मांग कर रही छठे, सातवें, आठवें, नौवें वित्त आयोग को ध्यान राज्यों की वित्तीय कठिनाइयों पर गया और उनके द्वारा राज्यों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए। इन आयोगों के सुझाव के आधार पर केंद्र द्वारा राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता दी गई। इसी प्रकार 10वें, 11वें और 12वें में भी वित्त आयोग ने काफ़ी सुधार, व्यापक विषय सौंपे गए, काफ़ी सुधार किया गया। इसी प्रकार 13वें वित्त आयोग का गठन और सिफारिशें, तो 2007 में 13वां वित्त आयोग का गठन किया गया। सुमित बोस इस 5 सदस्यीय वित्त आयोग के सदस्य थे। आयोग को केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व संग्रह के बंटवारे में मानक तय करने और राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और स्थायित्व देने वाले राजकोषीय वातावरण को तैयार करने के लिए भी सिफारिशों का दायित्व सौंपा गया। दिसंबर 2009 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी और 25 फरवरी 2010 को आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने के साथ ही घोषणा की गई कि अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। और आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें थे वो क्या थी, वो इस प्रकार थी। पहली, केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 30.5% से बढ़ा करके 32% की जाए। दूसरा, उपकर व सरचार्ज से होने वाली आमदनी में भी केंद्र सरकार राज्यों के साथ बांटे। तीसरा था, प्रथम 2 और अन्य सिफारिशों को आधार मानते हुए राज्यों की हिस्सेदारी केंद्र की सकल प्राप्तियों में 39.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और चौथा था, सरकारों को राजकोषीय घाटा समाप्त करने पर बल देना चाहिए। पांचवा, राज्य संबद्ध योजना के आधार पर बिजली बोर्डों का घाटा कम करे। छठा, राजकोषीय सुधार के लिए केंद्र अपना राजस्व घाटा कम करे। सातवां, केंद्र व राज्यों का कुल ऋण जीडीपी के 68% से अधिक न हो और विशेष राज्यों में योजना खर्च के गैर योजना मद में प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस प्रकार आयोग ने केंद्र और राज्य दोनों की वित्तीय अनुशासन अपनाने और साधनों को उचित उपयोग पर बल दिया। इस आयोग की सिफारिश पर विशेष बात यह है कि पहली बार स्थानीय निकायों, ग्रामीण और शहरी की वित्तीय आवश्यकताओं की कठिनाइयों की दृष्टि में रखते हुए सिफारिश की गई। स्थानीय निकायों को संसाधन जुटाने के अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक के लिए की गई थी। उसके बाद 14 वित्त आयोग की स्थापना का प्रतिवेदन आया। इसमें वित्तीय साधनों का न्यायपूर्ण आवंटन और नए संतुलन की खोज की गई। इसमें नए संतुलन खोज क्या थी? राज्यों को दी जाने वाली कुछ केंद्रीय सहायता की मात्रा तय की जानी चाहिए। इसके बाद ऋण के रूप में दी जाने वाली रकम तय कर लेनी चाहिए। दूसरी, अनुदान को वितरित करते समय यह राशि अलग कर लेनी चाहिए जो कि मूलभूत राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में खर्च की जानी चाहिए। अवशिष्ट राशि को भी केंद्रीय अनुदान के रूप में राज्यों को वितरित किया जाना चाहिए। और तीसरी थी, यदि राज्य ने किसी परियोजना को पूरा नहीं किया तथा केंद्रीय अनुदान की अधिक राशि खर्च कर दी तो बाद में केंद्रीय अनुदान की मात्रा कम की जा सकती है। और चौथा और अंतिम है, राज्यों की केंद्रीय पहल से संचालित होने वाली परियोजनाओं की संख्या कम होनी चाहिए और केंद्रीय पहल की परियोजनाओं के मानदंड निश्चित होने चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग का विचार था कि राज्यों की परियोजनाओं को 2 भागों में बांटे, पहली उत्पादित और दूसरी गैर उत्पादित में बांटा जाना चाहिए। योजना आयोग को ये सिद्धांत तय करने चाहिए जिसके आधार पर परियोजनाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। केवल उत्पादित परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उस परियोजना में चालू होने पर ब्याज सहित ऋण लौटाया जा सके। तो ये थे अपने केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध। अपना ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है।